Hello students, welcome back to IIT Manthan. So hope you people are doing well and hopefully आज का चैप्टर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा. बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो कुछ खास नया सा नहीं है, बट स्टिल यू विल बी हैविंग सम एड ऑन्स टू दैट चैप्टर. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. अब इफ आई से कि डिफाइन सेल, सो हाउ विल यू डिफाइन दैट? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो तीन चीजें डिफाइन करती हैं एक सेल को. एक तो इट इज अ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक. एंड नेक्स्ट विल बी फंक्शनल यूनिट. यही होता है. नाउ इन दिस केस क्या है, ये तीन चीजें डिफाइन करती हैं व्हाट इज सेल. सो होपफुली आप डेफिनेशन इफ यू रिमेंबर इन योर पिछली क्लासेस में जितना भी तुम लोगों ने पढ़ा है, सो यू रिमेंबर कि यहाँ पे हम सेल को डिफाइन कैसे करते हैं. इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आई सेड कोई भी, ठीक है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. अब टॉकिंग अबाउट द सेल, सेल में आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका काम डिफरेंट है. प्लस इफ आई टॉक अबाउट, तो यहाँ पे इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइज होते हैं, दोज आर एक्चुअली डिफरेंट, लोकेशंस डिफरेंट होती हैं, ठीक है. प्लस डिपेंडिंग अपॉन कि कितने सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है वो भी डिफरेंस होता है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक यू टू द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है. तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है. ऐसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये चैप्टर, ठीक है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली क्या होता है कि सिंगल सेल प्रेजेंट होता है एंड सिंगल सेल इज मेकिंग द होल ऑर्गेनिज्म. क्लियर है क्या हो रहा है? एक से फॉर एग्जाम्पल दिस सेल इज द होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये है. इफ आई से मल्टी सेलुलर, तो यहाँ पे मेरे पास टाइप, डिजाइन, साइज, शेप सब अलग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जिनका फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रक्चर्स अलग हो सकते हैं, साइज अलग हो सकता है और शेप अलग हो सकते हैं. क्लियर है? सो दिस इज योर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो इधर डिफरेंस क्या है कि यहाँ सिंगल सेल और मोर देन वन सेल विल बी देयर. दूसरी चीज, टॉकिंग अबाउट द लाइफ फॉर्म्स, अक्सर बच्चे कहते हैं कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेम लाइफ प्रोसेसेस नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, एंड इट्स नॉट ट्रू. इफ वी सी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, टेक द एग्जांपल ऑफ अमीबा, हाँ, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग. अब इन दोनों ही केसेस में अगर मैं ध्यान दिलाती हूँ तुम्हें आपका प्रीवियस क्लास वाला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, सो इफ यू रिमेंबर वहाँ पे हमने पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, किसमें? अमीबा में भी और ह्यूमन बीइंग में भी. तो इट्स मोर और लेस द सेम. दूसरी चीज की बात करते हैं, वहाँ न्यूट्रिशन की बात हुई थी, तो न्यूट्रिशन तो तुम दोनों ही लेते हो, ठीक है. क्या अमीबा भी न्यूट्रिशन ले रहा है और ह्यूमन बीइंग भी न्यूट्रिशन लेते हैं. दूसरी चीज बात करते हैं अबाउट एक्सक्रीशन. ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग भी एक्सक्रीट करते हैं और अमीबा भी एक्सक्रीट कर रहा है. टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, इट्स देन अगेन अमीबा भी कर रहा है और ह्यूमन बीइंग भी कर रहे हैं. तो जो मेजर लाइफ प्रोसेस हैं वो तो ये दोनों चीजें फॉलो कर रही हैं. अब यहाँ पे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप में होल ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पे उसको किसी और सेल की होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. मतलब से फॉर एग्जाम्पल आप सिंगल खुश हो, सिंगल इन सेंस कि कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, तो आप सिंगल हैप्पी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. और या ना आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, इट्स लाइक नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, ओके, मतलब माय लाइफ माय रूल्स माय चॉइस टाइप का हिसाब किताब है तुम्हारा, ठीक है, सिंगल हैप्पी. अब तुम्हें इन किसी भी बातों पे फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा
उसने तो ये किया, मुझे भी ये करना चाहिए, ठीक है, अच्छा उसका ये था, मुझे ये होना चाहिए. सो इट्स लाइक व्हाट, जो है जिसमें है यू आर कंप्लीट एंड परफेक्ट. ठीक है. टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स, ग्रुप्स के केस में क्या होगा कि ग्रुप्स में आप एक दूसरे को फॉलो करते हो, लाइक यू नो फॉरगेट योर आइडेंटिटी एंड यू कॉपी अदर्स टू लुक गुड. ठीक है, हो सकता है कि कुछ गुड लुकिंग बनने के लिए तुम किसी को कॉपी कर रहे हो कि अच्छा मुझे तो फलाने की तरह बनना है, यार उसके बाल कैसे हैं और उसकी आंखें कैसी हैं एंड XYZ. ठीक है, सो आपको इस पे फर्क पड़ता है. बट इफ़ यू आर सिंगल यूनिट तो फर्क नहीं पड़ता. एंड पॉसिबिलिटी है कि उस ग्रुप में एक कोई और कुछ काम कर रहा है, मीन्स कुछ किसी और लुक्स हैं उसके, दूसरे कुछ और टाइप के लोग हैं, दे डोंट प्रेफर यू, क्यों हो यू लुक अगली एंड शाबी. तो ये क्या है, डिफरेंट. अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो ग्रुप्स हैं. आप सिंगल, हैप्पी सिंगल, ठीक है, तो आप क्या हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो. तो वहां पे वो सिंगल यूनिट अपने मन से सारे काम कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट केस. बट इन ग्रुप्स यू नीड टू स्टे कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये अपना कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं. जैसे तुम्हें पता है कि इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पे यू हैव अ डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, a different digestive system, a different nervous system, a different hormone system, the endocrine system. ठीक है, and then you have a different reproductive system. तो यहाँ पे तो n number of things are present और इनको आपस में कोऑर्डिनेट होके चलना पड़ता है. ठीक है, इफ यू रिमेंबर द चैप्टर इन क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या है, कोऑर्डिनेट करके ही चल रहे हैं एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम. ठीक है, रेस्ट इज ओके. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. तो ये ऐसा नहीं है कि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपस में इनको कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है. बट यहाँ पे ये सिंगल सेल है, अपने राजा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. ठीक है, होपफुली मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर क्लियर हो गया. लाइफ प्रोसेस सेम परफॉर्म करते हैं, बट मल्टीसेलुलर में दे हैव टू बी इन कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल शेप साइज डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है. नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चरल यूनिट. स्ट्रक्चरल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चरल यूनिट में बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मतलब कि स्ट्रक्चर बना रहा है. अगर सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जा रहा है तो यहाँ पे इफ आई से एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ब्रिक्स यूज करी हैं. अब ऐसा नहीं है कुछ छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं, इट्स लाइक द सेम साइज. ठीक है, ब्रिक्स यूज हुई हैं. अब ये जो ब्रिक हैं इसमें दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट. क्यों? क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगी, ये पूरी वॉल बनाएंगे एंड पूरा घर बनाएंगी. बट इन दिस केस द सेल ऑफ दिस इज योर ब्रिक. सेम इज द केस विद द सेल. यहाँ पे जो सेल है ये क्या है, दिस इज एक्चुअली अ यूनिट जो पूरा ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट करती है. अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ आपके स्किन पे देखो तो यहाँ पे आपके बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं एंड इट्स द the whole system which is being formed and then skin, eyes, सारी चीजें फॉर्म हो रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट. कमिंग ऑन टू द फंक्शनल पार्ट. अब ऑब्वियसली डिफरेंट चीजों का काम डिफरेंट है. आपकी जो स्किन है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, आपका जो ब्लड है दैट इज डूइंग सर्कुलेशन, आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, आपका ये नर्वस सिस्टम है, ये डिफरेंट काम कर रहा है. तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स विल बी परफॉर्मिंग सम स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. ठीक है, जिसमें हम बोल रहे हैं इसको फंक्शनल यूनिट है. तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंड टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन. ठीक है, क्लियर है. नाउ नेक्स्ट थिंग, ये भी बचपन से ही सुनते आ रहे हो. खैर, नेक्स्ट थिंग इज
कि अगर मैं बात कर रही हूँ सेल की, एंड जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि सेल अगर कंबाइन करेगा तो दे विल बी फॉर्मिंग व्हाट, टिश्यू। टिश्यू कंबाइन करेगा तो दिस विल बी फॉर्मिंग ऑर्गन। ऑर्गन कंबाइन करेंगे तो इट विल बी फॉर्मिंग ऑर्गन सिस्टम, एंड देन द होल ऑर्गेनिज्म, इजंट इट? ठीक है। सो से फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑर्गेनिज्म लिया है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मैंने इसका जो सिस्टम लिया है, लेट इट बी योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन मैंने लिया है लंग, और लंग का मैंने एक छोटा सा पोर्शन टिश्यू निकाल लिया। दिस टिश्यू constitutes of n number of cells which are present over here which are not visible by the naked eyes. इसके लिए हमें चाहिए होता है क्या, माइक्रोस्कोप सेल्स देखने के लिए। नाउ आई एम सेइंग कि ये अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है तो इनका काम क्या है, रेस्पिरेशन करना। मैं लंग उठाऊंगी तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन में चल रहा था सबके, ठीक है। तो मैंने एक पार्ट उठाया, तो दीज आर बेसिकली द रेस्पिरेटरी सेल्स, ठीक है। क्या करेंगे, इनका फंक्शन वही होगा क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन में। अगर मैं लिवर का कुछ पोर्शन निकालती हूँ तो उसके सेल्स का काम वही होगा, बट ऐसा नहीं है कि अकेला सेल बाइल जूस बना रहा है एंड दिस विल सफाइज द नीड, ठीक है। इट्स लाइक कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, सो ग्रुप ऑफ देम विल बी परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द सेल पार्ट। नेक्स्ट इज बेसिकली इफ आई से सेल, तो सेल का मतलब होता है एक रूम, ठीक है, अ स्मॉल रूम। इफ आई से कि स्टडी ऑफ सेल, तो हम डिफरेंट टाइप के सेल्स पढ़ते हैं, तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, ठीक है। So study of cell is known as cytology. Basically it is a branch of science, how you will be writing. It's a branch of science which deals with study of cell, like structure, functions of or shape of different kind of cells. Clear है? अब you know कि all living organisms are made up of cell, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग इज prokaryotes and eukaryotes, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है? अंडरस्टैंड इट दिस वे, दिस मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा प्रोकैरियोट, दिस इज योर ट्रू, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रू कैरियोट। बेसिकली ओवर हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। इफ आई से इन प्रोकैरियोट्स, दिस इज बेसिकली व्हाट, यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब कुछ पुराने जमाने का होता है, ठीक है। तो इधर न्यूक्लियस इज एक्चुअली नॉट वेल डिफाइंड, no well defined nucleus, ठीक है। बट इफ आई से इन यूकैरियोट्स, सो इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ओके। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, अगर मैं इसमें न्यूक्लियस अगर इसका वेल डिफाइंड नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आपको साइटोप्लाज्म में ही मिलेगा, ठीक है। इसमें सेल ऑर्गेनेलीज भी उतने बने हुए नहीं है, उतने वेल डिफाइंड नहीं है,
तो यहाँ पे क्या होगा, दे हैव एक्चुअली द फॉल्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, फॉल्स क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे दीज हैव प्लाज्मिड्स। ठीक है, प्लाज्मिड होते हैं ये। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, सो दे हैव ट्रू क्रोमोसोम्स। ठीक है, प्रॉपर क्रोमोसोम्स होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड दीज आर एक्चुअली इंक्लोज्ड इन द न्यूक्लियस। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन, जहाँ पे यहाँ पे ट्रू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में। कमिंग ऑन टू प्रोकैरियोट्स अगेन, इसका एग्जाम्पल में तुम जा सकते हो किसके साथ, इन बैक्टीरिया। ठीक है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे। कमिंग ऑन टू यूकैरियोट्स, यू कैन हैव ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ठीक है, जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। नाउ इन दिस केस, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, सो इन प्रोकैरियोट्स के केस में क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, कुछ भी चीज़ें प्रॉपर नहीं है और सेल ऑर्गेनेलीज भी उतनी मेंटेन नहीं है, सो यहाँ पे क्या होता है कि आपको इफ़ यू टॉक अबाउट द वेरिएशंस, ठीक है, तो यहाँ पे उतना नहीं है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस कि in case of eukaryotes, so they have variations and recombinations, क्योंकि genetic material का exchange होता है इस केस में। ठीक है, now coming on to the next thing, that is about the prokaryotes. prokaryotes के केस में further if you can say, मैंने अभी बोला आपको कि this the example you can take is of bacteria। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। सो इफ यू हैव हर्ड ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग बेसिकली क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट बैक्टीरियाज की बताता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को दिया था क्रिश्चियन ग्राम ने। ठीक है, जिन्होंने बोला था कि एक्चुअली यहाँ पे दो टाइप के स्टेन लिए गए थे। वन वाज कि एक बैक्टीरिया स्टेन हो पा रहा है उस स्टेन से, और जो दूसरा काउंटर स्ट्रेन था उससे स्ट्रेन नहीं हो पा रहा था। इन दैट केस ही यूज द अनदर काइंड ऑफ स्टेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई से कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो था जिसने स्टेन को एब्जॉर्ब किया था, एंड इट्स जस्ट द सेल वॉल ऑफ दैट बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल, जिसने स्टेन को एब्जॉर्ब किया था। ठीक है, कमिंग ऑन टू द ग्राम नेगेटिव वन, ग्राम नेगेटिव उसको इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने स्टेन को रिटेन नहीं किया था। फिर वी यूज्ड अनदर स्टेन दैट वाज सैफ्रनिन पिंक। क्लियर है? तो यहाँ पे दो स्टेन्स यूज करे गए। ठीक है, वन वाज वायलेट कलर, ठीक, और सेकेंड वाज योर दिस थिंग पिंक कलर। तो यहाँ पे जो इसका था इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव ने फर्स्ट वाले स्ट्रेन को ही रिटेन किया था। ग्राम नेगेटिव के केस में दे हैवंट रिटेन दैट फर्स्ट वाला कलर, तो उन्होंने सेकेंडली जब सैफ्रनिन पिंक से करा तो वहां पे उन्होंने वो रिटेन किया। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज योर, यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट चीज़ें बताई थी, जैसे ये आपको याद करना है व्हाट आई एम टेलिंग। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? होपफुली यू पीपल नो। ठीक है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? सेल थ्योरी किसने दी थी? कौन से ईयर में दी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल किसने डिस्कवर किया था एंड इन विच फॉर्म? एंड देन यू हैव फर्स्टली सेल किसने देखा था, ठीक है, किस फॉर्म में, देन दैट। सो यहाँ पे ये कुछ साइंटिस्ट हैं, इनके नाम आपको याद करने ही करने हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं फ्रॉम द चैप्टर सेल। इसमें और कोई खास कुछ पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि तुम बचपन से पढ़ ही रहे हो। बट नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट बताते हैं सेल थ्योरी क्या होती है। So in cell theory was given by Schleiden and Sequin
और इस सेल थ्योरी की एक खास बात है कि जैसे लिखी है वैसे ही आप लिख के आएंगे, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। सो इस सेल के थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। दूसरी चीज ये बताते हैं कि ऑल living organisms are made up of cell, ठीक है। cells arise from the existing cells, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। एंड इफ आई से व्हाट यू कॉल दिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो सेल की पहली डेफिनेशन आएगी सेल थ्योरी में। दूसरी चीज तुम्हें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हुए हैं, सारे लाइफ फॉर्म्स। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, दिस वाज अपडेटेड बाय रुडोल्फ वर्च्यो, और इन्होंने बोला था कि ये जो सेल्स होते हैं, जो न्यू सेल्स होते हैं, दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ऑलरेडी जो अर्थ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उन्हीं से दोबारा दूसरे सेल्स बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर सेल थ्योरी। 2 पॉइंट पहले स्क्लीडन एंड सेक्विन ने दिए थे, लास्ट इट वाज अपडेटेड बाय रुडोल्फ वर्च्यो, जिन्होंने बोला था दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर है? इसकी डेट टाइम मतलब टाइम नहीं, बट यू नीड टू रिमेंबर द ईयर। सो इट वाज गिवन इन 1839 कहीं पे, ठीक है, 1839 में स्क्लीडन एंड सेक्विन ने जो दी थी। और कमिंग ऑन टू दिस, जब रुडोल्फ वर्च्यो ने ऐड किया था तो इट वाज 1855, ठीक है। तो ये था। ओके, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। नेक्स्ट की फर्स्ट सेल डिस्कवर किसने किया था एज होलो कैविटी, 1665 में किया था, इतना मैं बता देती हूँ। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये नाम भले ही तुमसे प्रोनाउंस ना हो, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ सकती है बायो में, बट यू नीड टू रिमेंबर द स्पेलिंग वेरी प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग गई, साइंटिस्ट का नाम आड़ा तिरछा हो जाएगा और फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड इट्स क्लास 11th। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट योर सेल थ्योरी। नेक्स्ट पे आते हैं, टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। अब यहाँ पे कुछ जन हैं, जैसे हमने पढ़ा था इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में वायरस और वायरॉइड्स, तो ये किसी भी किंगडम में फॉल नहीं करते हैं। तो इन दिस होल केस यू हैव द एक्सेप्शंस ऑफ अगेन वायरसेस। तो वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, जो कि यहाँ से, क्योंकि वो लिविंग तो हैं बट डॉर्मेंट स्टेज है, जैसे आजकल आप लोग कोरोना से दुखी हैं, ठीक है। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट सेल थ्योरी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अबाउट द सेल साइज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेल साइज और सेल शेप में क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट सेल होगा। इफ आई टॉक अबाउट एग, वो भी एक सेल ही है। सो इधर आपको क्या याद रखना है, दैट आई एम टेलिंग यू, जो स्मॉलेस्ट सेल है तुम्हारा, ये है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। बोर्ड पे लिखते लिखते कभी कभार स्पेलिंग भूल जाते हैं, ठीक है, देख लो बस, ठीक। पॉइंट टू रिमेंबर।
अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करती हूँ अबाउट द स्मॉलेस्ट सेल, कुछ याद है? दिस इज PPLO, ठीक है। प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ये होता है आपका PPLO जो कि स्मॉलेस्ट सेल है। नेक्स्ट इज, और इसको माइकोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। पता चलेगी मैम उसका नाम तो ये था और ये क्यों हो गया, तो इट इज ऑल्सो नोन एज माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट आते हैं अबाउट द लार्जेस्ट सेल। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आई विल शेयर अ स्टोरी विद यू। ऑस्ट्रिच एग। I was just scrolling down my Facebook प्रोफाइल, सो वहाँ पे मैंने देखा था, मतलब इट्स जनरली अगर हम एग को ऑमलेट बनाते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि दैट इज़ लाइक स्मॉल पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन होता है। So there was a video in which that lady was about to make that ostrich egg wala omelette, and it was so thick, और लाइक लगभग पूरी फैमिली फीड कर सकती है उससे, चार पाँच लोग तो फीड कर ही सकते हैं आराम से। और दैट वाज सो थिक, उसका योग भी बहुत काफ़ी बड़ा था, ठीक है। सो एंड हाँ, दूसरी चीज़ उसमें मैंने देखी, जो उसका आउटर शेल था, द आउटर पार्ट, ठीक है, वो बहुत टफ था। एंड देन दे हैड अ लेयरिंग, एंड उसके बाद मतलब एक पेपर टाइप की लेयरिंग थी उसमें, जब उसने उसको ब्रेक किया, एंड देन उसमें रेस्ट ऑफ द थिंग वाज देयर, द योक एंड दिस एल्बुमिन, ठीक है। तो यहाँ ऑस्ट्रिच एग से मुझे वो याद आ गया कि इसको पका के भी लोग खा जाते हैं कभी कभार, ठीक है। एंड बेसिकली वो फॉरेस्ट का कहीं का दिखाया हुआ था वो वीडियो जो था, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट सेल विच इज प्रेजेंट, ठीक है। अब इफ आई टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट सेल, तो कुछ ये है उसका साइज, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दिस द डायमीटर विद द शेल, ठीक है। तो अगर ऑस्ट्रिच के एग की बात करें, विच एक्चुअली मेजर्स 6 इंचेस विद द शेल, काफ़ी थिक लेयरिंग होती है इसकी, ठीक है। तो 6 इंचेस विद द शेल, ठीक है, जो आउटर कवरिंग है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस विदाउट शेल, तो 3 इंचेस विदाउट शेल, ठीक है। तो इतना बड़ा होता है ये। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द बैक्टीरियोफाज और वायरसेस, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है, स्टिल नोन सबसे स्मॉलर, ठीक है। तो ये तो स्मॉलेस्ट है और वो स्मॉलर होते हैं, ठीक। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू तो फाइबर्स ऑफ रेमी, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे अराउंड 50 to 55 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हो सकते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। बेसिकली जो ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे वो सेल्स हमेशा साइज में स्मॉलर होंगे ज़्यादातर केसेस में। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग इन दिस। नेक्स्ट इज सेल साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रोमोजोम नंबर, मतलब जितना बड़ा सेल साइज है उतना ही क्रोमोजोम नंबर ज़्यादा होंगे उसमें। नेक्स्ट इज योर cells of the particular type have almost same volume, ठीक है।
तो एक पर्टिकुलर टाइप के कोई सेल्स हैं तो उनके पास लगभग सेम वॉल्यूम होगी एज द अनदर वन। क्लियर है यहाँ तक? होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल और फाइबर ऑफ एमी द लॉन्गेस्ट वन। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज इज लॉन्गेस्ट सेल इज आपका 90 सेंटीमीटर का, ये और मैं बता देती हूँ। इन दिस केस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल नर्व फाइबर, ठीक है, तो जो आपकी नर्व फाइबर रहता है, लॉन्गेस्ट सेल नर्व फाइबर एनिमल, ठीक है, ये है तुम्हारी अराउंड 90 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग विच यू कैन ऐड ऑन। क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर अलग हो सकते हैं, शेप डिफरेंट हो सकती है। इट कैन बी स्पेरिकल, क्यूबॉइडल, डिस्क लाइक, कैसे भी हो सकते हैं ये। ठीक है, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फिलहाल दिस पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्लियर है? एस्पेक्ट्स आपको याद रखने हैं कि जनरली जो आपके ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होंगे वो छोटे होंगे साइज में, एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस तुम्हारे क्रोमोसोम, सो आपके क्रोमोसोम का नंबर इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द सेल साइज। क्लियर है? सो यहाँ तक होपफुली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड मोर। ओके, कवरिंग मोर अबाउट द प्रोकैरियोट्स, तो यहाँ तक होपफुली ये सिचुएशन क्लियर हो गई है। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे विल बी अबाउट प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं विच यू नीड टू लर्न, और मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या पॉइंट्स हैं वो। ठीक है, first of all talking about this, it have a primitive nucleus. Again I am saying कि notes साथ के साथ बनाना, क्योंकि आपको दिक्कत आगे आ सकती है। Studying NCERT और plus the notes is actually important. Okay, now coming on to this, it have a primitive nucleus. जो DNA है is present naked in the cell space. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, now if I say कि यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप होता ही नहीं है इसमें, तो यहाँ पे दिस इज प्रेजेंट इन द सेल स्पेस इटसेल्फ। ठीक है, तो डीएनए इज बेसिकली नेकेड without a nuclear envelope and lies variously coiled in the cytoplasm. ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म बेसिकली जिसको हम बोलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नाउ दिस हैव एक्चुअली, ओके, वन थिंग मोर, ये जो कॉइल्ड कंडेंस्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म, दिस इज एक्चुअली नोन एज न्यूक्लियोइड। It is E। ठीक है, ठीक है, इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड, या फिर दिस कैन बी नोन एज जीनोफोर। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं ये, जीनोफोर। ठीक, तो यहाँ पे नेकेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है कंडेंस्ड फॉर्म में इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ, which is known as न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। दे एक्चुअली हैव मीजोजोम्स। ठीक है, इनके पास मीजोजोम्स होते हैं। अब मीजोजोम क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर इनफोल्डेड इनवेजिनेशंस। ठीक है, फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कई बार कि हमेशा ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज हमें क्या पता चलती है कि इसके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मीजोजोम्स है। ठीक है, और ये बेसिकली दीज आर द इनफोल्डेड इन्वेजिनेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे हम क्योंकि प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, और द एग्जाम्पल इज योर
बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को मद्देनजर रखते हुए हम ये कर रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अबाउट क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द फाउंड इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। जनरली बाय द नेम इटसेल्फ आप समझ रहे होंगे, क्रोमैटोफोर, ठीक है। ये मिलता है तुम्हें इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमैटोफोर का ये काम है। नेक्स्ट आते हैं टॉकिंग अबाउट दिस, दे हैव वन थिंग मोर विच इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, लाइक ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इसी के अराउंड ये स्टिकी सब्सटेंस को बनाएगा क्या, ताकि एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस लेयर बन सके, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल ग्लाइकोकैलिक्स। अब इस केस में ये क्या होती है, दिस इज आउटसाइड द सेल वॉल, ठीक है, मेकिंग एन एक्स्ट्रा लेयर। When this layer is firmly attached to the surface of the cell, it is known as capsule. मतलब अगर इस सरफेस से जब ये प्रॉपरली अटैच्ड हो जाती है तो दिस इज देन नोन एज द कैप्सूल फॉर द बैक्टीरिया, क्लियर है। एंड फर्दर इफ इट इज लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सेल, इट इज ग्लाइकोकैलिक्स, और इसको हम बोलते हैं क्या, स्लाइम लेयर, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, एक स्लाइमी लेयर जो सीक्रेट होती है। अब ये आउटर लेयर फॉर्म करती है अराउंड द सेल वॉल। अगर ये प्रॉपरली स्टिक हो जाती है इससे तो इट इज नोन एज कैप्सूल, मतलब एक प्रॉपर लेयर बना रही है। और अगर ये लूजली अटैच होती है तो इट्स अ स्लाइम लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स, क्लियर है। सो दिस इज योर दिस। नाउ कमिंग ऑन टू, ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। सो दिस कैन बी मोटाइल एंड इट इज और नॉन मोटाइल, मतलब, और मोटाइल और मोबाइल का मतलब है चलना फिरना, ठीक है। तो इनका मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ तक होपफुली देयर इज नो प्रॉब्लम। और नेक्स्ट इफ आई से कि यहाँ का जो राइबोसोम होता है, इफ यू से, तो दैट इज 70S राइबोसोम, ठीक है। सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट है ये S, एंड दिस इज बेसिकली द यूनिट। होपफुली देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस केस, क्लियर है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द योर यूकैरियोट्स, जनरली जिन सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोकैरियोट्स, क्योंकि ऐसा कुछ खासा होता नहीं है इसमें, सो वी डोंट स्टडी दैट मच। जितने भी स्ट्रक्चर्स तुम पढ़ोगे, लाइक द सेल ऑर्गेनलीज, उनके अदर फंक्शंस होते हैं, ये सारे तुम पढ़ोगे यूकैरियोट्स में। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूकैरियोट्स। आपको पढ़ के आना है द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। सारे साइंटिस्ट के नेम याद करने हैं, ओके, एंड विल बी अनाउंसिंग आवर टेस्ट शॉर्टली, ठीक। थैंक यू सो मच क्लास एंड टेक केयर।